आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इनको पंडित JL नेहरू भी कहा जाता है क्योंकि ये पंडित, कश्मीरी पंडित थे। इनके फादर जो थे वो कश्मीरी पंडित थे, तो ये भी नेचुरली कश्मीरी पंडित ही थे, तो इसलिए इनको पंडित नेहरू भी कहा जाता था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1889 में और इनकी डेथ हुई थी 1964 में। वॉज ए फ्रीडम फाइटर, ये एक फ्रीडम फाइटर थे एंड सीजन्ड स्टेटमैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया के क्या थे, लीडर भी थे। ही रिसीव्ड एजुकेशन इन हिज होम इन इलाहाबाद एंड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज। ठीक है, पहले इलाहाबाद में पढ़ा, फिर हैरो में पढ़ा, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। तो ये 3 जगह इनकी एजुकेशन हुई है। तो इनकी फैमिली, इनके पापा भी खुद लायर थे, काफ़ी रिच फैमिली से थे, तो इनकी एजुकेशन जो थी वो काफ़ी प्रॉपर हुई थी। ड्यूरिंग हिज अर्ली 7 ईयर स्टे इन इंग्लैंड, जब वो पहले अपने 7 साल इंग्लैंड में रहे, ही एम्बिटेड द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट लिबरलिज्म, कि उन्होंने जो ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट लिबरलिज्म था वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, वो बाकी किस से हुए, JS मिल से हुए, ग्लैडस्टोन से हुए, मॉरेले से हुए, GB शाह, बर्नार्ड शाह जो थे उनसे हुए, बेटन रुसेल जो थे उनसे भी वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू किस से इन्फ्लुएंस हुए थे, वो कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर से, वो मोस्टली ब्रिटिशर्स थे। He began his political activities by his association with the Home Rule League established by Tilak and Annie Besant। वो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं, राजनीतिक एक्टिविटीज़ जो हैं, वो स्टार्ट करते हैं जब उनकी एसोसिएशन होम रूल में जब वो काम करते हैं। तो होम रूल किसने स्टार्ट किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने। तो होम रूल से जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट करते हैं। हालांकि इनके फादर जो हैं वो पहले ही कांग्रेस में काम कर चुके हैं, वो कांग्रेस के एक्टिव लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं। अलॉन्ग विद श्रीनिवासा लाइंगर एंड सुभाष चंद्र बोस, नेहरू proposed complete independence as the goal of Indian National Congress। श्रीनिवास और सुभाष चंद्र जी के साथ में क्या करते हैं, वो एक ऐसा जो उन्होंने प्रपोज करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, जो इंडिया को हम जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण आज़ादी जो है वो कैसे दिलाएं। तो ये किसका गोल रखते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इसका गोल क्या रखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल कि हमने भारत को क्या करना है, पूरी आज़ादी दिलानी है। ऑल पार्टीज़ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड और बाई हिज फादर। जब ऑल पार्टीज़ कांग्रेस हुई 1929 में, तो उनके फादर जो थे मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने इस ऑल पार्टीज़ कांग्रेस को चेयर किया, यानी इस ऑल पार्टीज़ कांग्रेस को हेड कर रहे थे। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन। तो नेहरू जी जब फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, कहाँ बनते हैं, लाहौर सेशन में बनते हैं। विद द ब्लेसिंग ऑफ गांधी जी, गांधी जी की ब्लेसिंग से, गांधी जी के आशीर्वाद से बनते हैं। इन हिज प्रेसिडेंटशिप द हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वॉज ऑन द माइंड मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 1929। यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे आप पास्ट लिख लेना, शायद अगर नोट्स में अगर मिस्ड होगा तो आप पास्ट लिख लेना। तो कहता है कि 31 दिसंबर 1929 को क्या है, वो हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है इनकी ही प्रेसिडेंटशिप में, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से आज भी जानते हैं, जिसको हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। ही अगैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट दोबारा बन जाते हैं। 1936 में भी बनते हैं, 37 में भी बनते हैं एंड 46 में भी बनते हैं। इन 1946 ही फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिंस अगस्त 15 1947 ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल हिज डेथ ऑन May 27 1964। तो वो 1947 से 1964 तक कंटिन्यू भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और उससे भी पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे वही जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। फिर ये एक पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, रूजल है उनका नाम। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था
स्पेक्टिज्म, जो वो स्पेक्टिज्म है उससे जो है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उसकी वजह से जो उनका फेथ होता है रिलीजन पे तो वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उनकी एसोसिएशन एनी बेसेंट के साथ है, और बाकी फर्डिनेंड टी ब्रोक जो है वो इनके टीचर हैं जब वो इंग्लैंड में होते हैं। तो इससे इन तीनों थिंकर्स के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों थिंकर की वजह से क्या हो जाता है कि जो उनका वो रिलीजन पे थोड़ा बहुत विश्वास है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेहरू वॉज नॉट ए कांटिन बट ए स्पेंसरिन एग्नोस्टिक। तो नेहरू जी क्या हैं, नेहरू जी हर्बर्ट स्पेंसर की फ़िलासफ़ी पे विश्वास करते हैं, ना कि इमैनुअल कांत की फ़िलासफ़ी पे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म से वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हमने पढ़ा जो गांधी जी हैं वो हिंदुज़म से बहुत, पर्टिकुलरली भगवत गीता से वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो बुद्धिज़्म से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ही सैड द बुद्धा स्टोरी अट्रैक्टेड मी इवन इन अर्ली चाइल्डहुड। ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब भी मेरे को बुद्धिज़्म की स्टोरी जो है वो अट्रैक्ट करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक वर्क आता है एडविन एर्नोल्ड्स लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया जो है ये किसका वर्क है, ये है एडविन एर्नोल्ड का वर्क है। वॉज द फेवरेट बुक, वो किसकी फेवरेट बुक थी, जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट बुक थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाइट ऑफ एशिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट बुक थी। ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाई बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म से वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ही यूज द बुद्धिस्ट कंसेप्ट पंचशिला इन एन एग्रीमेंट विद चाइना इन 1954 में। जब हमारे पास पंचशिला एग्रीमेंट होता है चाइना के साथ, पंचशील एग्रीमेंट, तो उसमें जो पंचशील जो वर्ड लिया है वो कहाँ से है, एक बुद्धिज़्म से लिया है। अब जो पंचशिला वर्ड है ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंसान को 5 चीज़ों से क्या करना चाहिए, अपने आप को दूर रखना, यानी 5 चीज़ें वो फॉरबिड हैं, वो इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो हम वो बुद्धिज़्म की 5 चीज़ें जो हैं वो देख, तो वो 5 चीज़ें थी कि आप किसी की डेथ नहीं करोगे, जो भी लिविंग बीइंग है। जो बुद्धिस्ट की पंचशीला थी वो कौन कौन सी थी, कि आप किसी भी लिविंग बीइंग को मारोगे नहीं, यानी जो किलिंग लिविंग बीइंग्स है वो आपको फॉरबिड करनी है, किसी भी लिविंग बीइंग को आपने मारना नहीं है। फिर दूसरा क्या था कि स्टीलिंग, आपने चोरी कभी भी नहीं करनी है। तीसरा है सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो है, तो जैसे इंडिया में आजकल रेप्स हो रहे हैं, एक आम बात है इंडिया में, तो वो भी महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंगली वो भी नहीं होनी चाहिए, वो महात्मा बुद्ध की टीचिंग में है। तो हम लोगों ने उनसे नहीं सीखा, ये हमारी गलती है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने पंचशीला में एक उस टाइम में भी एक वर्ड कहा था कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर है लाइंग, कि आप झूठ नहीं बोलोगे। और आता है इंटॉक्सिकेशन, कि आप जो नशा वगैरह कुछ भी है वो नहीं करोगे, कुछ भी ऐसी पदार्थ नहीं लोगे जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये था बुद्धा का पंचशीला। तो ये हमने जो नेहरू जी थे जब हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो ये पंचशीला का हमने वहाँ पे 5 एग्रीमेंट्स, मतलब जो एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कितने थे, 5 क्लास थे, 5 क्लास थे। नेहरू इन हिज बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये किसने लिखी है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। शोज़ ए रिफ्लेक्शन ऑन द फैसिनेशन ऑफ चंगेज़ खान एंड नेपोलियन। चंगेज़ खान और नेपोलियन जो बहुत अपने अपने टाइम के बहुत बड़े किंग्स रहे हैं, तो ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ये इनकी जो महानता है उसको दर्शाता है। दिस बुक फोकसेस ऑन फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ एशिया ओनली। तो इस ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है ये सिर्फ एशिया पे ही फोकस करती है, बाकी कंटिनेंट पे फोकस नहीं करती है, ओनली एशिया पे ही फोकस करती है। He regards Lenin as chief man responsible for the miracle of रशियन रेवोल्यूशन। ये कहते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन जो भी हुआ उसके पीछे जो था कौन मास्टरमाइंड था, वो लेनिन थे। एंड पोस्ट रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्म, और रेवोल्यूशन के बाद में जितने भी ट्रांसफॉर्म हुए वो किसके बेस पे हुए, वो लेनिन ही एक आदमी थे जिन्होंने रेवोल्यूशन किया। और रेवोल्यूशन के बाद में जो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन रशिया में आई वो लेनिन की ही वजह से आई। नेहरू इन हिज ग्लिम्पसेस शोज इन्फ्लुएंस ऑफ, जो नेहरू जी हैं अब तो किस चीज़ का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं कि जो H.G. वेल्स हैं वो नेहरू जी H.G. वेल्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ही ट्रीटेड और रिलीजन इक्वल एंड वाज नॉट ए प्रीचर ऑफ वेदा। जैसे हम बहुत सारे थिंकर को पढ़ा है हमने, जैसे कि
हमने गांधी जी को पढ़ा है, या हम अरविंदो घोष को ले लें, या और भी बहुत सारे इंडियन थिंकर्स हैं जो वेदास पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जो ये नेहरू जी हैं ये वेदास पे विश्वास नहीं रखते। इनको ऑल रिलीजन जितने भी हैं वो बराबर ही हैं। दैट इज़ वाई ही वॉज हैविंग गुड फ्रेंडशिप विद जिन्ना एंड अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यही एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से जिन्ना और अब्दुल कलाम आज़ाद से नेहरू जी की बहुत दोस्ती थी। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जितने भी हमारे आईआईटीज़ हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन जिनको आज इंडिया में माना जाता है, वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी की ही देन है। ही विजिटेड सोवियत यूनियन इन 1927। उन्होंने सोवियत यूनियन जो रशिया है, जिसको आज रशिया के नाम से जानते हैं, तो 1927 में नेहरू जी ने रशिया का दौरा किया एंड वॉज इम्प्रेस्ड विद देयर डेवलपमेंट। और रशिया में जितनी डेवलपमेंट हुई थी उससे नेहरू जी बहुत इम्प्रेस हो गए। नेहरू डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट इन कार्ल मार्क्स लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो जो कार्ल मार्क्स की लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है या सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट है, तो उस पर नेहरू जी विश्वास नहीं रखते थे। तो सरप्लस वैल्यू क्या है? सरप्लस वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे एक फैक्ट्री का मालिक कोई चीज़ तैयार कर रहा है, मान के चलो आपका मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो मटेरियल लगा हो चाहे वो लेबर लगी हो, तो वो हो सकता है 10,000 में ही पूरा हो, लेकिन उसको मार्केट में जो है वो कंपनी के मालिक 20,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 उनका खर्चा आया है, चाहे मटेरियल लगा के और लेबर को भी पैसा देके, तो वो 10,000 जो उनको बच रहा है दैट इज़ सरप्लस वैल्यू। अब वो किसका बनता है? वो तो वर्कर का बनता है ना, जिसने काम किया, जिसने मोबाइल बनाया, ना कि फैक्ट्री के मालिक का। तो सरप्लस वैल्यू क्या होती है? वो होती है। लेकिन नेहरू जी सरप्लस वैल्यू पे विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था फैक्ट्रीज लगेंगी तो ही डेवलपमेंट होगी। तो अगर सरप्लस वैल्यू फैक्ट्री के ओनर ले रहे हैं तो लेबर को भी तो कुछ न कुछ पेमेंट मिल रही है ना, ये नेहरू जी का मानना था। ही एक्सेप्टेड लेनिन्स थीसिस दैट मॉडर्न imperialism is the consequences of capitalism accumulation and its tendency to expansion। ये लेनिन के उस पे कंसेप्ट पे विश्वास रखते थे, क्योंकि लेनिन का मानना था कि जो इम्पेरियलिज्म है ये कैपिटलिज्म की ही देन है। तो क्योंकि इंडिया जो है वो खुद भी एक कॉलोनियल कंट्री रहा है ब्रिटेन की, तो इसलिए वो इम्पेरियलिज्म के बिल्कुल ही खिलाफ था। While a student in London, he was attracted toward Fabian socialism। जब वो लंदन में थे तो वो फैबियन सोशलिज्म पे विश्वास रखते थे। फैबियन सोशलिज्म एक ऐसी सोसाइटी थी जो किस पे विश्वास रखती थी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे विश्वास रखती थी। और इनका मानना ये था कि सोसाइटी में जो भी चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में चेंज, लेकिन डेमोक्रेसी में आहिस्ता आहिस्ता चेंज होनी चाहिए सोशलिज्म की साइड, ना कि वन टाइम रेवोल्यूशन जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं और बाकी सोशलिस्ट थिंकर कहते हैं। इनका मानना था कि कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और जो चेंजिंग है सोसाइटी में वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक डिस्टर्ब हो जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए। तो उसको कहेंगे हम फेबियन सोशलिज्म। ये एक ब्रिटिश की एसोसिएशन थी। In 1926 he associated himself with the radical thinkers of his own province of यूपी। और जो रेडिकल थिंकर्स है, रेडिकल थिंकर का मतलब हो गया ऐसे थिंकर जो सडन चेंज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सोसाइटी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल चेंज्ड होनी चाहिए। जैसे कि प्लेटो ने कहा, प्लेटो एक रेडिकल थिंकर थे। तो रेडिकल थिंकर का मतलब होता है जो कंप्लीट चेंज चाहते हैं, चाहे वो रेवोल्यूशन से हो या जैसे भी हो, लेकिन कंप्लीट हो, सडन चेंज हो। तो इन्होंने क्या किया था? 1926 में अपने आप को एसोसिएट किया था जो रेडिकल थिंकर्स थे उत्तर प्रदेश के। ड्यूरिंग द 30s he made it clear that his socialism was not of type of ओवेन। ओवेन कौन थे? ये भी एक थिंकर थे सोशलिज्म के। फोरियर भी थिंकर थे, एस.टी. सिमन ये भी थिंकर थे। ठीक है, इनको हम एनार्किज्म में पढ़ते हैं ज़्यादातर। एनार्किज्म मतलब जो सोशलिज्म से पहले था, जिसको सोशलिज्म की बेस माना जाता है। ये थिंकर क्या करते थे? ये डिमांड करते थे कि जो वो उसमें जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल्स में वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक सोसाइटी जो है वो स्टेटलेस होनी चाहिए, स्टेट उसमें कुछ भी नहीं करेगी। मतलब इनका मानना था कि सोसाइटी जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी हो। जैसे गांधी जी भी इनकी ही विचारधारा से प्रभावित थे। ही बिलीव्ड इन सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ स्टेट ओनरशिप। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ स्टेट ओनरशिप, मतलब उनका मतलब था कि जो
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो स्टेट करवाएगी, यानी स्टेट उसमें एक पार्ट प्ले करेगी, ना कि ऐसा कि जैसे ये लोग कह रहे हैं, ये थिंकर कह रहे हैं कि स्टेट नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी का मानना ऐसा नहीं था। नेहरू जी कहते थे कि स्टेट तो डेवलपमेंट करवाएगी, स्टेट क्यों नहीं होनी चाहिए, स्टेट तो होनी चाहिए। एंड द बेसिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और बेसिक में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगी, स्टेट ही करेगी। ही डिड नॉट बिलीव इन लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो एक लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि लिबरलिज्म वाले पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो भी स्टेट के अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ही डिड नॉट बिलीव इन लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब वो लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नेहरू जी विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि लिबरल थिंकर कहते थे कि जो स्टेट है, स्टेट का इंटरफेरेंस इकोनॉमिक्स में नहीं होना चाहिए या बिल्कुल कम होना चाहिए। लेकिन गांधी ये नेहरू जी विश्वास रखते थे। नेहरू जी कहते थे कि स्टेट की पूरी इंटरवेंशन होनी चाहिए ताकि स्टेट जो है डेवलपमेंट करवा सके। ही वॉज अपोजिट टू स्मिथन एंड रिकॉर्ड इन इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थिंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम स्मिथ है और एक का नाम है रिकार्डो। तो वो स्मिथन और रिकार्डो दोनों के कंसेप्ट के बिल्कुल खिलाफ हैं। फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसको उसके भी खिलाफ हैं। जो फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये कहता है, फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट को नेचुरल जो इकोनॉमिक लॉ है उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, यानी जो इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसमें स्टेट को बिल्कुल इंटरफियर, ट्रेड में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और ये मानते हैं कि जो भी सोर्स ऑफ वेल्थ है वो अर्थ है, ज़मीन जो है वही सोर्स ऑफ अर्थ है, वेल्थ वही है, और स्टेट को जो है उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हिज आइडिया वर सिमिलर टू दोज ऑफ जर्मन स्टेट सोशलिस्ट सच एज वैगनर, सचमोलर एंड किनीज। तो जो हमारे ये नेहरू जी हैं वो जर्मन सोशलिस्ट थिंकर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। ये यूजीसी में नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सोशलिस्ट थिंकर से नेहरू जी इन्फ्लुएंस थे, तो उसका आंसर था जर्मन। जर्मन में भी वैगनर, सचमोलर एंड केनीज, ये तीन पर्टिकुलर है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि एक बार पहले भी आ चुका है। लाइक मैक्स एडलर ही बिलीव्ड इन इथिकल सोशलिज्म, मैक्स एडलर की तरह वो भी किस में विश्वास रखते थे, इथिकल सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। ये क्योंकि सोशलिज्म तो होना चाहिए लेकिन उसमें इथिक्स भी होनी चाहिए। जैसे कार्ल मार्क्स वाला सोशलिज्म है, साइंटिफिक सोशलिज्म, वैसे नहीं, उसमें कुछ राइट्स भी होने चाहिए, जैसे कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है सोशलिज्म। अंडर हिज लीडरशिप द INC एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एट अवधि सेशन इन जनवरी। जो अवध वाला सेशन था जनवरी का, तो 1955 में हुआ था, तो ये इनकी लीडरशिप के अंडर हुआ था। तो ये INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम अपनी सोसाइटी को एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे। Nehru has subscribed to the idea of welfare state accepted by Pigou and exponent of British Labour political party। नेहरू जी किससे इन्फ्लुएंस थे, एक पिगो जो है एक ये इकोनॉमिस्ट हैं ब्रिटेन के, इनसे इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि इनका मानना था कि जो सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, जो स्टेट का फंक्शन जो है वेलफेयर वाला फंक्शन होना चाहिए। तो बाकी ब्रिटिश लेबर पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी इससे भी नेहरू जी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। The precise scope of science was discovered by him in his work The Discovery। The Discovery of India में जो है ये साइंस का स्कोप बताते हैं कि इंडिया की डेवलपमेंट में जो है साइंस अपनी कैसे भूमिका अदा करेगी, कैसे पार्ट प्ले करेगी। नेहरू इज़ रिकॉर्डेड एज ग्रेट नेशनल लीडर ऑफ इंडिया। नेहरू जी को ग्रेट नेशनल लीडर माना जाता है, लेकिन हाउएवर हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशनलिस्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, विवेकानंद आते हैं, बिपिन चंद्रपाल आते हैं, अरविंदो घोष आते हैं। तो इनका जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है वो नेहरू जी के नेशनलिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। नेहरू जी कौन से नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे, वो एक यूनिवर्सल, ना कि रिलीजियस नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे, वो एक यूनिवर्सल रिलीजन में रिलीजन नहीं, यूनिवर्सल नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी जो नेशनलिज्म प्रमोट करते थे या जो नेशनलिज्म डिमांड करते थे या जिस नेशनलिज्म पे विश्वास रखते थे वो एक यूनिवर्सल नेशनलिज्म था।
Nehru's nationalism was strongly influenced by the idea of सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एडवोकेट किया है, उस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है नेहरू डिफाइंस सेकुलर स्टेट एज द स्टेट दैट प्रमोट आवर रिलीजन। नेहरू जी उस स्टेट को एक सेकुलर स्टेट मानते हैं जो स्टेट सारे रिलीजन को प्रमोट करे बट डज नॉट फेवर एनी वन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। लेकिन ऐसी स्टेट नहीं जो खाली एक ही रिलीजन को प्रमोट करे, नहीं, नेहरू जी के मतलब मुताबिक सेकुलर वो स्टेट है जो सारे रिलीजन्स को क्या है बराबर लेके चलती है। इट डज़ नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। और वो जो है नेहरू जी किसी भी स्टेट को जो है किसी भी रिलीजन को जो है स्टेट रिलीजन एक्सेप्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि सेकुलर स्टेट वो है जो सारे रिलीजन को लेके चलेगी लेकिन अपना पर्टिकुलर रिलीजन किसी भी रिलीजन को डिक्लेयर नहीं करेगी। जैसे कि हमें इस्लामिक कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, तो वहाँ का जो स्टेट रिलीजन है इस्लाम है, तो वो होगी थियोलॉजिकल कंट्रीज़, ना कि सेकुलर कंट्री। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मोमेंट के टाइम नेहरू ड्राफ्टेड कांग्रेस रेजोल्यूशन। नेहरू जी ने कांग्रेस रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था ऑन फंडामेंटल राइट्स विच स्टेटेड दैट द स्टेट शुड ऑब्जर्व न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड टू आवर रिलीजन। जिसके मुताबिक जो रेजोल्यूशन कहता था कि जो हमारी स्टेट है वो रिलीजन के मामले में न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि उस टाइम जो है माइग्रेशन हो रहा था, बहुत सारे लोग जो है मूव हो रहे थे पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू यहाँ। तो उन्होंने कहा था जो इंडिया होगी वो एक सेकुलर स्टेट होगी, सबके लिए बराबर होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 नेहरू प्रेफर टू यूज़ धर्म एंड डिफाइंड इट एज समथिंग मोर देन रिलीजन। नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने धर्म को एक डिफाइन किया है एक ब्रॉड टर्म में कि धर्म जो है एक रिलीजन से भी ऊपर एक ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट है। नेहरू वॉज इम्प्रेस्ड बाई मार्क्स थॉट बट ही कुड नॉट एक्सेप्ट इट इंटायरली बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस लव फॉर लिबर्टी। हाँ, नेहरू जी जो थे वो मार्क्स थिंकर कार्ल मार्क्स की राइटिंग से, थॉट से इंस्पायर्ड हुए थे, लेकिन वो उनको कभी भी इंटायरली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो मार्क्स की राइटिंग्स है वो लिबर्टी के खिलाफ है। और ये नेहरू जी जो थे वो लिबर्टी के मामले में जो है लिबर्टी के प्रति उनका बहुत बड़ा प्यार था। ये एक्सेप्टेड मार्क्स एनालिसिस ऑफ पास्ट। उन्होंने मार्क्स का एनालिसिस ऑफ पास्ट, जो हिस्ट्री के बारे में मार्क्स ने बताया कि हिस्ट्री में इंसान कैसा था, कैसा क्या हुआ, किस किस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, वो तो नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया। बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाई द मार्क्स प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर। लेकिन जो फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट किया है कार्ल मार्क्स ने, इसको नेहरू जी नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते, इस पर नेहरू जी विश्वास नहीं रखते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। वो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म पे विश्वास रखते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रोजेक्ट किया था। टैगोर हैज़ नो सिंपैथी विद द assimilative integral religious approach to nationalism. It was criticized by दयानंद, विवेकानंद, पाल एंड अरविंदो घोष। हालांकि इन थिंकर्स ने क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो नेहरू हो या टैगोर जी को, कि इनका जो नेशनलिज्म है वो एक रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, एक रिलीजन के खिलाफ है। वाइल गांधीन आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन ईस्टर्न आइडियोलॉजी। गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है वो ईस्टर्न है, मतलब इंडियन फिलॉसफी से डोमिनेटेड है। बट नेहरूज आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियोलॉजी। नेहरू जी का जो नेशनलिज्म है वो एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ऑन जून 1 1954 द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ पंचशीला जो है वर लेड डाउन इन द कोर्स ऑफ ए जॉइंट डिक्लेरेशन बाई नेहरू एंड चो इन ली। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचशील का एग्रीमेंट हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। उन नेहरू जी के बीच में हुआ था और चो इन ली के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1954 में हुआ था। और इसमें कितने थे क्लास, यानी कितनी टर्म्स थी? 5 कंडीशंस थी। और वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी। अपने दोनों की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की एक दूसरे की हम रेस्पेक्ट करेंगे। नॉन एग्रेशन, कुछ भी ऐसा जो है एक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, कोई भी एग्रेशन वाला कंसेप्ट हम नहीं करेंगे। नो इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। इंटरनल अफेयर चाहे वो कश्मीर का मसला है या चाहे वो उनका किसी और कंट्री का उन प्रोविंस का मसला है उनका, तो उस पर कुछ भी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी अगर डिस्प्यूटेड चीज़ है तो उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। और इस चीज़ को तो इंडिया और चाइना दोनों फॉलो कर रहे हैं। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल एडवांटेज
दोनों में आपस में इक्वलिटी रखेंगे और एक म्यूचुअल एडवांटेज लेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीसफुली दोनों कंट्री सर्वाइव करेंगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है आपस में ये बढ़ाएंगे। तो ये था, हमने पढ़ा पंचशील। पंचशील के बाद है कुछ नेहरू जी ने कोटेशंस दी हुई हैं, ये डेफिनेशंस है नेहरू जी की, आपको ये अच्छे से रटनी पड़ेंगी। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर एब्सोल्यूट, द टाइम हैज़ कम फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये नेहरू जी ने डेफिनेशन दी थी, वैसे ही दी थी। द फ्यूचर बिलोंग्स टू साइंस एंड दोज हु मेक फ्रेंड्स एंड साइंस, ये भी नेहरू जी का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव फ्रीड ह्यूमैनिटी फ्रॉम मैनी burdens and given us this new perspective and great power. This power can be used for good for all, ये भी नेहरू जी का कोटेशन है। The aim of scientific progress should be a marriage between ancient India thought based on a spiritual approach and a modern scientific endeavors based on experimentation in search of truth, ये भी नेहरू जी की कोटेशन है। Democracy means tolerance not merely of those who agree with us, लेकिन वो भी but of those who do not agree with us, ये भी नेहरू जी की कोटेशन है। फिर इनके वर्क्स आते हैं, नेहरू जी के वर्क्स। वर्क ऑफ नेहरू जी, फर्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी है इनकी, फिर सेकंड है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर, फिर आता है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आता है यूनिटी ऑफ इंडिया, फिर एस गोपाल एक ये राइटर है, इन्होंने लिखी है द माइंड्स ऑफ नेहरू, 1980 में, काफ़ी फेमस बुक है ये भी। तो पूरा लेक्चर सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई भी हमारे चैनल से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हो। अगर इस टॉपिक के बारे में अगर कोई आपको डाउट है आपका या आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और आप अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, कोविड सिचुएशन में अपना ध्यान रखिए, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें मेल कर सकते हो। आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए, चाहे वो ओल्ड पेपर्स हों, चाहे इस पूरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हों, आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hiliacademia@gmail.com। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। थैंक यू।